पर ये दिया जाएगा, ये कांग्रेस का इसमें सबसे बड़ा एक चुनाव में जिसको गारंटेड ये आश्वासन है कि हमने दिया है कि हम ये करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो इसकी आपके सामने है। और साथ ही साथ में जो प्राइवेट सेक्टर में भी है उसमें भी तकरीबन 25 लाख लोगों को जॉब जनरेशन हो सकता है। तो प्राइवेट सेक्टर में आप समझ लीजिए 25 लाख लोगों की जॉब जनरेशन, और कांग्रेस और ये गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो 5 लाख की, तो तकरीबन 30 लाख लोगों की जॉब की जनरेशन जैसे ही सरकार आती है इसकी प्रोसेस हम जारी करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है, लोगों को पूरा भरोसा है, मुझे ही नहीं, मैं तो कांग्रेस का ही एक यहां पर नुमाइंदे के नाते आपके सामने बात रख रहा हूं, पर लोगों को कांग्रेस के विचारों पर और कांग्रेस के अनाउंसमेंट्स पर पूरा भरोसा है। और इसलिए है कि जो भी बोला है वो करके दिखाया है। मैं खास करके जिक्र करूंगा मध्य प्रदेश हो, हमारे साथ जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि तुरंत सरकार आने के बाद में कर्जा मुक्ति जो करना है किसानों की, इसका वादा राहुल जी ने किया था। और जैसे ही राजस्थान में हमारी सरकार आ गई, राजस्थान में हमने कर्ज मुक्ति कर दी, मध्य प्रदेश में हमने कर्ज मुक्ति कर दी, अन्य राज्यों में भी हमें जहां जहां, महाराष्ट्र में भी हमारी गठबंधन की सरकार है, महाराष्ट्र भी हमने कर्ज मुक्ति कर दी। तो ये चुनावी जुमले का मामला हमारा नहीं है। बीजेपी ने जो भी बातें कहते हैं वो सिर्फ जुमले, चुनाव के बाद में ये चुनावी जुमला है ऐसे करके उस बात को टाल देते हैं। हमने जो बात सोनिया जी ने कही है, जो बात राहुल जी ने कही है, प्रियंका जी ने कही है, उन सब बातों का अमल हम पूरा करते हैं। और हमारी पोल प्रॉमिसेस जो है वो सिर्फ प्रॉमिसेस नहीं है, जुमले नहीं है, वो हमारी गारंटेड चीजें हैं जिसे हमने कही और गारंटी कि हम ये सब जॉब जनरेशन, तो सबसे बड़ी समस्या इस राज्य की है, उसको पूरा करने के लिए पूरी तरीके से एक्सरसाइज हमने शुरू, अब हमने सिर्फ बोला ही नहीं है, ये एक्सरसाइज हमने शुरू कर दी है। हमने कांग्रेस पार्टी ने एक पोर्टल शुरू किया है, एक वेबसाइट शुरू की है www.congressor5guarantee.in। इसमें तकरीबन आज के दिन में 1,40,000 लोगों ने अपना नाम वहां पर रजिस्टर किया है हमारे एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम के तहत। मतलब ये हमने चुनाव के हद तक बोलना और बाद में उसको भूल जाना इशू नहीं है, हमने प्रैक्टिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन इस राज्य में शुरू किया है। और इसके जरिए आज पोर्टल शुरू है, वेबसाइट शुरू है, वेबसाइट में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने, 1,40,000 लोगों ने रजिस्टर कर लिया है। और ऐसा ही नहीं है, इसके अगली जो स्टेप है, हमारे जो कैंडिडेट है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो कैंडिडेट है वो भी इंटरैक्शन, यूथ से इंटरैक्शन करेंगे, लोगों से तकरीबन हमारे 43 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो एनलिस्ट की है, जहां लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, उनसे हम इंटरैक्शन करके लोगों से संवाद करेंगे और लोगों की जो भावना है वो भी हम सुन लेंगे। और हमारा प्रोग्राम सरकार आते ही इमीडिएटली इसका इंप्लीमेंटेशन करने के बारे में हमारा सब ये इंप्लीमेंटेशन का जो कार्यक्रम है वो हम लोग आगे बढ़ाकर इसको पूरी तरीके से अमल में लाएंगे। ये हमारा इसमें खास करके हमारी स्पष्ट भूमिका है। और जहां तक सवाल है बीजेपी का, मैं कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, हमारे पॉजिटिव काम से हम काम हमारा करना चाहेंगे। पर एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉमिसेस की जाती है, मतलब पिछली सरकार ने, अभी जो मौजूदा सरकार है, एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस किया था 25 लाख लोगों का, और एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट 80,000 लोगों की भी नहीं हुई है। द रेट ऑफ सक्सेस इज ओनली 3%, मतलब इंप्लीमेंटेशन बाय द बीजेपी इज ओनली 3%। तो ये सब बोलने के बाद समझ सकते हैं कि इनका सिर्फ चुनावी जुमला है और हमारी तो गारंटी है। आप गारंटी का मतलब समझते हैं, आज बैंक में कोई कर्जा लेने को जाओ तो बैंक मैनेजर पहले बोलता है कि गारंटर का नाम, उस पर सिग्नेचर ले आओ। तो सिग्नेचर किसके लेता है गारंटर का? कि भाई अगर आदमी जो जिसको कर्जा दिया जाता है, एक उदाहरण की तरह बता रहा हूं आपको मैं, गारंटर की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर वो कर्जा सही टाइम पे चुकताना, उसका भुगताना नहीं होता है तो नोटिस जाती है गारंटर को, भाई देखो तुम गारंटर इसके है तो और तुम्हारी तरफ से पैसा बकाया नहीं पेमेंट किया गया है।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं आज जो हम वादा कर रहे हैं वो गारंटी कांग्रेस पार्टी की है, और कांग्रेस पार्टी की गारंटी अभी तक तो रिवोक नहीं हुई है पूरे देश में। जो बोला है करके दिखाया है, ये हमारी सही गारंटी है। इसलिए हमारी जो 5 सूत्री कार्यक्रम जो हमने घोषित किया है, वो सब प्रोग्राम एक गारंटेड हमारा प्रोग्राम है, जिसके तहत हम पूरे भारतवर्ष में हमने जितने ही प्रोग्राम हमने प्रॉमिस किए थे, जहां जहां हमारी सरकारें आई हैं, उस प्रोग्राम को हमने अमल में लाया है। दोस्तों, आज और भी चीजें मैं जो यहां पर कहना चाहूंगा कि हम डिलीवरी में मानते हैं। हम कोई चीज सिर्फ कह के नहीं, पर एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक रिस्पॉन्सिव इसलिए कह रहा हूं कि जो भी हमने चीजों का यहां पर हमारी 5 सूत्री कार्यक्रम जो लोगों के सामने रखा है, उस प्रोग्राम में जो लोगों से फीडबैक आया है, उसके अनुसार एक रिस्पांस हमने उसको दिया है। एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट हम फॉर्म करेंगे और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहेगी, जो कहेंगे वो हम करके दिखाएंगे। दोस्तों, राज्य सरकार को काम करने देना चाहिए। हमने जहां भी हमारी सरकारें बनी है, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ताकत से काम करने की भूमिका हमारी सरकार थी। हमने कोई राज्य को डिस्टेबलाइज नहीं किया। हमने राज्य को संवैधानिक ताकतों के आधार पर राज्य को काम करने दिया। राज्य को जिम्मेदारी जो उनमें एक स्थिर सरकार और बहुमत, हमने एक स्थिर सरकार दी हर जगह पर, और स्थिर सरकार देकर हमने जो प्रोग्राम्स लोगों के सामने रखे थे, उसको इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हमारा पूरा सहयोग और योगदान लोगों को सहयोग से लिया। हम विश्वास रखते हैं कि लोगों से इंटरैक्शन रखें, लोगों की भावना समझे, और कोई भी चीज थोपने की हमारी भूमिका नहीं है। हम सीए जैसा कानून थोपने का भूमिका केंद्र सरकार ने रखी है, जिसपे हमारी सबसे बड़ी हमारी उसकी क्रिटिसिज्म हमारी है। उसका विरोध इसलिए करते हैं, ये प्रोग्राम के जरिए देश को कम्युनल डिवाइड करके ये सब करने का चाहते हैं, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग भूमिका है। मतलब एक राज्य में एक भूमिका है, एक राज्य में दूसरी भूमिका है। ऐसे भूमिका रखकर ये सब लोगों को बहकाने के लिए, जैसे आपने देखोगे कि बीजेपी बंगाल में एक भूमिका रखती है सीए के बारे में, वहां यहां कहती है, तमिलनाडु में वहां कहती है, और आसाम में इसके बारे में चुपचाप बैठी हुई, कोई स्पष्ट भूमिका रखती नहीं है। हमारी भूमिका स्पष्ट, राहुल जी ने कहा स्पष्ट हमारी भूमिका है कि सीए हम लागू नहीं करेंगे, और जिसको पूरे विश्व भर में जिसकी आलोचना हुई है, ऐसी कोई चीज हम नहीं करेंगे जिसको लोगों से थोप कर, लोगों को विश्वास में लिए बगैर अगर कोई काम होता है तो इसको हम बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे। ये हमारी स्पष्ट भूमिका है। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के जरिए लोगों की भावनाओं को समझते हुए, लोगों की जरूरतों को समझते हुए विकास के कामों के ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा, ये हमारा कहना है। और हमारा जो मैनिफेस्टो है, ये पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट है, और जिसके ऊपर चर्चा होकर ही, लोगों को विश्वास में लेकर ही, लोगों का फीडबैक लेकर ही हमने ये सब काम किया है। हमारे जहां जहां राज्य है, न हमने किसी को डराया है, न किसी को हमने धमकाया है, न किसी को हमने सीए का डर बताकर लोगों को कोई प्रेशराइज किया है। न ईडी, न सीबीआई, न इनकम टैक्स, न एनआईए इसका इस्तेमाल कर लोगों से हमने कुछ काम करने के लिए मजबूर तो नहीं किया। और आप देख रहे हैं कि जहां भी केंद्र सरकार के मन के हिसाब से कोई होता नहीं है, इन केंद्र के एजेंसीज का मिसयूज इतने बड़े पैमाने पर है कि वो फिर कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या गोवा हो, हर जगह पर कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार ने इस्तेमाल करके, इसका पावर का इस्तेमाल करके राज्यों को अस्थिर करने का, डिस्टेबलाइज करने का इनका प्रयास हमेशा रहा है। तो हम चाहते हैं कि पूरे देश में एक जो सिस्टम हमारा सबसे बड़ी हमारी ताकत जो है कि इस देश के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को काम करना चाहिए। जो लोग जिसको भी पसंद करें, जो चुनकर आए, उन्हें काम करने का देना चाहिए। और जैसे कांग्रेस की सरकारें जहां जहां चुनकर आई थी, उनको डिस्टेबलाइज करने का अगर काम रोकना है, तो मैं आसाम के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे मैं आह्वान करूंगा कि पूरी मेजॉरिटी के साथ में जो हमारी महाज्योति जो गठबंधन है, उसको कामयाब करे, ताकि गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की हिम्मत किसी में ना हो। ये हमारी स्पष्ट भूमिका है। इसलिए हमें पूरी बहुमत से हमारे गठबंधन के जो 10 पार्टी मिलकर जो हमारा महाजोत गठबंधन हुआ है,
उसको हमको कामयाब करने के लिए असम के लोगों ने सहयोग दे और हमें कामयाब करे, ये हमारी सबकी ख्वाहिश है, मनीषा है और लोगों से हमारी गुजारिश है। हम आसाम के एसेट्स को बिल्कुल रखेंगे। आसाम के एसेट्स आज आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार तो हर एसेट्स को बेचने लगी है, चाहे वो नवरत्न कंपनीज हो, बीपीसीएल हो या फिर तुम्हारे बाकी के भी अन्य कंपनी जो प्रॉफिट में हो, उनको बेच करके प्राइवेटाइज करके पैसे वहां पर, जो एक काम इंदिरा जी के वक्त में, पंडित जवाहरलाल जी के वक्त में जो नेशनलाइज करके जो देश की संपत्ति थी और जो अच्छा परफॉर्मेंस जो रख रहे हैं, उसको कॉर्पोरेशंस और वो भी हमारी जो कंपनीज है उसको बेचने का प्रोग्राम बड़े पैमाने पे हो गया। और जहां तक मैं जानता हूं यही मामला असम में भी शुरू हुआ है कि असम के भी इलेक्ट्रिकल कंपनीज को बेचने का भी प्रोग्राम बड़े पैमाने में शुरुआत मौजूदा बीजेपी गवर्नमेंट ने यहां पर असम में शुरू कर दिया है। तो एक एक करके पूरा देश बेच देंगे, राज्य बेच देंगे और राज्य बेचकर खोखला करके फिर ये डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स के लिए ये इनकी क्या भूमिका रहेगी, ये मैं कोई शाश्वत कोई उनकी जो उन्होंने आश्वासन दिए हैं इसके लिए कोई शाश्वत फाइनेंशियल प्रोग्रेस तो बिल्कुल नहीं है, ऐसे मैं बिल्कुल समझता हूं दोस्तों। तो हमारी ये भूमिका यही है कि लोग हमें भारी समर्थन से और जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए हमको यहां पर काम करने का मौका इस स्टेट को देना चाहिए। इस स्टेट ने हमेशा एक देश को दिशा दिखलाई है और आसाम एक ऐसा राज्य है जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज, पेट्रोलियम रिसोर्सेज के कारण निश्चित तौर पर ये हो सकता है। और बीजेपी की भूमिका दूसरी ओर जो है वो डिवाइड एंड रूल की भूमिका है। तो सीए इसी का उदाहरण है। जो सीए का जो कानून है जिसका कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में विरोध किया है, उसका मतलब ये है कि डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी जो बीजेपी ने अपनाई है, ये चुनावी उनके मंसूबे हैं, उसको कामयाब करने के लिए डेवलपमेंट के मामले में चुनाव का वोट उनको नहीं मिल सकता है। सिर्फ एक सिंपैथी लेकर कम्युनल मामला स्प्रेड करके, डिवाइड करके लोगों से वोट लेने के लिए ये सब चीजें उन्होंने अपनाई है। तो हमारी जो 5 सूत्री कार्यक्रम है कि जैसे हमने सीए को विरोध किया है और फिर दूसरी हमने कहा है कि हमारे जो चाय के बाग है उसमें जो काम करने वाले जो मजदूर है उनको 365 रुपए का मेहनताना देने का हमने जो वादा किया है। तीसरी गारंटी हर परिवार को हमने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का हमने वादा किया है। चौथी गारंटी महिलाओं को प्रतिमाह 2000 रुपए देने का वादा हमने किया है। युवाओं को 5 लाख रोजगार गवर्नमेंट के सेक्टर में, 25 लाख प्राइवेट सेक्टर में हमने गारंटी दी है। तो ये सभी हमारे जो मामले हैं ये चुनावी जुमले नहीं है, हमारी गारंटी है जो हम पूरा करने के लिए दोस्तों बिल्कुल तय हुआ है। उसके अनुसार हमारा काम भी बड़े पैमाने पे ये शुरू हुआ है। तो मैं इस महाजोत को कामयाब बनाने में निश्चित तौर पर हमारे असम के भाई मदद करेंगे, ऐसे भी उम्मीद करता हूं और इन सबके सहयोग से ही निश्चित तौर पर हम कामयाब होंगे और हमारी सरकार बिल्कुल असम में बनेगी, ऐसी मेरी भूमिका यहां पर है। धन्यवाद। आदरणीय अशोक चौहान साहब ने बड़े ही सारगर्भित तरीके से अपनी बात कही। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम प्रतिदिन एक गारंटी का पूरा विवरण, विस्तृत विवरण आपके सामने रखेंगे। आदरणीय चौहान साहब ने ये पूरा विस्तृत खाका आपके सामने रख दिया है कि 5 लाख सरकारी नौकरियां कौन कौन से विभागों से आएगी, ये सारी डिटेल आज आपके सामने है। 25 लाख निजी क्षेत्र की नौकरियों का सृजन कौन कौन से सेक्टर में होगा, ये पूरा विवरण आपके सामने है। ये जुमला पत्र की तरह, जो आज जुमला पत्र सुबह जारी हुआ उसकी तरह बात नहीं, ये हमारे लिए शपथ पत्र है। ये वो पत्र है जिसके ऊपर हाथ रख के हमारे मुख्यमंत्री 2 मई को शपथ लेंगे कि किस तरह आसाम के लोगों को 5 गारंटियां दी जाएगी। और मैं बड़ी ही संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा साथियों। 35 विभागों में 60,000 सरकारी नौकरियां अभी खाली पड़ी।
क्यों भाई, क्यों पढ़ी? गुजराती मामा क्या कर रहे हो, कहां बिजी हो, क्यों अपने दो लोगों से इंस्ट्रक्शन लेने में अपना समय जाया करते हो? ये 60,000 नौकरियां क्यों नहीं दी? दूसरा, शॉर्टेजेस, और आपको मैं शॉर्टेजेस बताता हूं। हेल्थ सेक्टर में 40,000 लोगों की शॉर्टेज है असम में, उनको भरा जाएगा। स्कूल टीचर्स 38,000, पुलिस फोर्स 15,000, डॉक्टर्स 15,000, कॉलेज टीचर्स 12,000, अर्थात टोटल 1.5 लाख। 60,000 खाली, 1.5 लाख की शॉर्टेज, 2,10,000। फिर जो पेपर मिल्स बंद पड़ी है, चाहे वो पंचग्राम में हो या नौगांव में हो, उनको खुलवा के वहां रोजगार का सृजन किया जाएगा। चौथा मुद्दा, मनरेगा। मनरेगा वो स्कीम जिसको कि यूएनडीपी ने आजाद भारत में गरीबी उन्मूलन में सबसे सक्सेसफुल स्कीम माना, उस मनरेगा का भी नाश किया गुजराती मामा ने। मैं आपको एक डाटा देता हूं, 100 दिन का रोजगार सरकार ने देने का काम किया। आज मात्र 2017-18 में आसाम में मात्र 10,928 हाउस होल्ड्स को 100 दिन का रोजगार मिला, पूरे आसाम में। क्यों भाई, 60 लाख फैमिलीज रहती है, क्यों साहब ये 10,928 पे क्यों है? इसको स्ट्रेंथन करके यहां रोजगार। फिर 25 लाख आप प्राइवेट सेक्टर में कहा और कैसे? हमने सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं, क्लोथिंग, हैंडलूम, टूरिज्म, जिसका कि अभूतपूर्व पोटेंशियल है, पर मामा को टाइम कहां है? नाचने गाने में सारा समय निकल रहा है उनका, तो टाइम नहीं होगा तो यहां पे एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई जाएगी राज्य के लिए, स्पेशल फोकस ऑन आईटी सेक्टर, और आईटी सेक्टर से 5 लाख लोगों का रोजगार दिलवाने का काम 2 मई से जो कांग्रेस की सरकार बनेगी, महाजोत की सरकार बनेगी, वो करेगी। और 5 लाख कौन कौन से कैसे, उसका भी विवरण आपको दिया जा रहा है आज। मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी एंड एमएसएमई डेवलपमेंट, आपको जान के आश्चर्य होगा, एक आंकड़ा देता हूं कि देश में एफडीआई के मामले में 29 राज्यों में आसाम का स्थान 23वां। क्यों? कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? फिर आपके 3 नंबर आएंगे 100 में से। जब आप 23वें नंबर पे हो 29 राज्यों में, तो 100 में से 3 नंबर आएंगे, जैसा आदरणीय चौहान साहब ने बताया। और 100 में से जो 3 नंबर आता है, मैंने बार बार कहा है, उसको फेल नहीं कहते, उसको स्कूल से दाखिला बाहर करते हैं कि तू पढ़ने के योग्य ही नहीं है, 3 नंबर लाया। फिर एंटरप्रीनियरशिप डेवलपमेंट, साथियों एक आंकड़ा देता हूं, चौंकाने वाला आंकड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा 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 कई बार बोला, मात्र 1% लोगों को आसाम के 5,000 रुपए से ज्यादा का लोन मिला मुद्रा के तहत, मतलब 99% को 5,000 रुपए से कम। अब 5,000 रुपए से कम के लोन में कौन सी एंटरप्रीनियरशिप होती है, इसकी पाठशाला पूरी दुनिया देखनी चाहती है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उनकी नीयत नहीं थी, ना उनकी नीति थी। जो सरकार चल रही थी वो गुजराती मामा की सरकार चल रही थी, जो 2 लोगों से इंस्ट्रक्शन लेके आसाम के ऊपर वो इंस्ट्रक्शन थोपे जा रहे थे। और हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच देखिए साथियों, अभी चुनाव चल रहे हैं, 1,40,000 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं का डाटा कलेक्ट हो चुका है। और कल जो फर्स्ट फेज में जहां चुनाव हो रहे हैं, कल हमारे 43 कॉन्स्टिट्यूएंसी के हमारे उम्मीदवार ओपन हाउस टाउन हॉल मीटिंग करेंगे, उन लोगों के साथ उनकी बात सुनेंगे और उसके तहत योजना बनाने का काम चालू हो चुका है। Q&A होगा, यह पता लगाया जाएगा कि किन किन सेक्टर्स में रोजगार की संभावनाएं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उनका स्किल गैप को कैसे ब्रिज किया जाएगा। वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। हम चुनाव के नतीजों का भी इंतजार नहीं कर रहे। दैट शोज द कमिटमेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी फॉर फाइट ऑन द गवर्नेंस। ऑन द अदर साइड पार्टी, whenever चुनाव will come, they will announce में हाँ, तमिलनाडु में ना, असम में कुछ भी पहली कलम जो मुख्यमंत्री की चलेगी वही कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर जब मुख्यमंत्री के होंगे तो गृहिणी सम्मान के तहत 2,000 रुपए काम के सामने रख दिया जाएगा। और सरकार छोड़िए, हम तो अभी रख रहे हैं, कैसे सृजित होगा उसका खाका रख दिया गया।
चौथी बात, वो वोट लेने का काम नहीं करते। हम जो कहते हैं वो करते हैं। बनाया, हमने जो कहा वो किया, रिकॉर्ड है हमारा। और साथियों, गारंटी कौन देता है? पत्र जारी करते हैं। एक जुमला पत्र आज सवेरे भी जारी हुआ है। तो साथियों, आज की प्रेस वार्ता मुख्य रूप से जो 5 लाख और 25 लाख का जो डिस्क्रिप्शन था उसके ऊपर थी। आदरणीय चौहान साहब ने एक एक बिंदु को छू के आपको बताया। आज की प्रेस वार्ता जो कल 43 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारे उम्मीदवार जो इंटरेक्शन करेंगे उसके ऊपर थी, आदरणीय चौहान साहब ने बताया। आज की प्रेस वार्ता थी विजन टू रियलिटी के ऊपर, और जो रियलिटी बनाना चाहते हैं ना, वो इस तरह के प्रपत्र जारी करते हैं जिसमें हर चीज का विवरण दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय चौहान साहब से आग्रह करूंगा कि वो आपके प्रश्नों का उत्तर दें। जी, जी, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, 200 यूनिट बिजली आप लोगों को दे रहे हैं। नहीं, हमने महाराष्ट्र में मुफ्त बिजली का कोई इशू नहीं लिया है। हर स्टेट की अपनी जरूरतें अलग होती है। आसाम की आज यहाँ जो प्रेस हमारी ब्रीफिंग हो रही है वो आसाम के इश्यूज को लेकर हुई। महाराष्ट्र आइए तो मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में अलग से जरूर ब्रीफ करूंगा। तो महाराष्ट्र का कोई इश्यू यहाँ डिस्कस हम लोग नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र की अपनी अलग समस्याएं हैं। हमारी सरकार आकर ही तकरीबन साल भर हुआ है। 5 साल पहले तो बीजेपी की सरकार वहां पर चल रही थी, और यहाँ पर जो वादा किया है कि हम लोग यहाँ पर मुफ्त बिजली, मेरे ख्याल से 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का हमने यहाँ पर वादा किया, जो हम इंप्लीमेंट करेंगे। दिस इज आवर कमिटमेंट टू द पीपल ऑफ आसाम। जी, तो मैंने कहा ना, ये ऐसा है कि सरकार जब बनती है तो सरकार के रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए, फाइनेंशियल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए जब जब किया है तो ये सोच समझ के ही किया है। जैसे मैंने कहा कि इट इज अ कमिटमेंट, ये कमिटमेंट है, उसलिए गारंटी है। और गारंटी इसलिए किया है कि सोच समझ के फैसला किया है। इसलिए सरकार ने जो बताई थी बातें नहीं की है। बीजेपी के सरकार ने पिछले 5 साल में, उदाहरण के तौर पे बताऊंगा आपको कि बीजेपी की सरकार में, देखिए केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी के सरकार में ये जैसे वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के हमारे गडकरी साहब जो महाराष्ट्र से आते हैं, इन्होंने 233 करोड़ रुपए की कोई स्कीम हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो तुम्हारी माजुली प्रोजेक्ट, माजुली आइलैंड पर कोई फ्लडिंग जो होता है और जो अन्य चीजों के लिए वो प्रॉमिस किया था, उसका अमल चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी अभी तक नहीं हुआ। तो हमारा ये कहना है कि ऐसी कुछ चीजें जिनमें जो है वो सिर्फ अनाउंसमेंट करके ऐसा नहीं होता है। इसको सोच समझ के वर्क किया गया है कि जो भी मैनिफेस्टो बना है बड़ी सोच समझ के फैसला किया है। जैसे मैंने बताया कि अन्य राज्यों में भी जो ऋण माफ किया है, कर्जा माफ किया है, वो एक जमाने में सोच समझ के ही वो फैसला हमने किया है। तो ये जो भी हमने आज आपके सामने रखा है मैनिफेस्टो में, बिल्कुल सोच समझ के, और पहले ही कैबिनेट में कुछ इश्यूज को बिल्कुल इंप्लीमेंट शुरू कर देंगे। टाइम बाउंड प्रोग्राम होगा हमारा। आपने जो सवाल पूछा, मैंने कई बार, आप शायद 1-2 दिन से अस्वस्थ है, मैंने देखा नहीं। आपने पूछा फाइनेंशियल्स कहां से लाएंगे। आसाम का बजट 1.25 लाख करोड़ का बजट है। 200 यूनिट मुफ्त देने में 4000 करोड़ रुपए लगते हैं, क्योंकि 1400 रुपए प्रति हाउस होल्ड को उससे फायदा होता है। 70% आसाम के हाउस होल्ड का कंजम्पशन 200 यूनिट से कम है। तो क्या 1.25 लाख करोड़ के बजट में 4000 करोड़ रुपए हमारी माताओं बहनों, हमारे उन लोगों को, विद्यार्थियों को मुफ्त बिजली देके नहीं दिया जा सकता? गृहिणी सम्मान का टोटल एक्सपेंडिचर है 14,000 करोड़ रुपया। क्या 1.25 लाख करोड़ के बजट में 14,000 करोड़ रुपए मातृशक्ति के ऊपर उनके काम की सराहना के लिए, उनके सम्मान के लिए नहीं दिया जा सकता? अगर नहीं दिया जा सकता तो उस सरकार को दिसपुर में बैठने का कोई अधिकार नहीं। तो हर चीज का फाइनेंशियल फाइंडिंग्स है। हमने बार बार इस चीज को दोहराया है। 365 रुपए टी गार्डन के वर्कर्स को, 200 यूनिट मुफ्त बिजली। 200 यूनिट मतलब 70% आसाम के लोगों को मुफ्त, क्योंकि 70% आसाम का कंजम्पशन 200 यूनिट से कम है। हर महिला परिवार को, हर गृहिणी को 24,000 रुपए प्रति वर्ष।
तो 1.25 लाख करोड़ के जो बजट में अगर 10% हम महिलाओं के ऊपर हम उनके सम्मान के लिए बिजली मुफ्त देकर उनके सम्मान के लिए 24,000 रुपए प्रति वर्ष देकर नहीं खर्च कर सकते, तो उस सरकार को दिसपुर में 1 मिनट भी बैठने का अधिकार नहीं है। तो फाइनेंशियल्स हमारे तैयार है। सवाल उठा है जेपी ने कि आप लोग जो 365 रुपए देने का जो वायदा किया है टी वर्कर्स को, लेकिन बोला कि लंबे समय से आपका सरकार था लेकिन आप लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया, अगर किया है तो उसको सामने रखिए क्या क्या है वो जानना चाहते हैं। ये सवाल आज उठा है तो आप क्या बोलना चाहेंगे? जो सरकार यहाँ पर 5 साल में थी, अब सरकार मौजूदा सरकार तो उन्हीं की सरकार है, जब उनकी सरकार थी और उन्होंने टी वर्कर्स के बारे में कुछ भी सोचा नहीं है, तो हमने तो हमारी सरकार आज आने से पहले हमने अनाउंसमेंट किया है कि अहम मुद्दा जो है, जो आसाम इज नोन फॉर द कंट्रीज, चाय की जो पूरी ग्रोथ है वो आसाम से ही होती है। तो नेचुरली इस इश्यू को लेकर सबसे पहले हम लोगों ने आज फैसला किया है कि सबसे ज्यादा वेजेस उनको मिलनी चाहिए, उस हिसाब से 365 रुपए का यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है। तो 5 साल मैं तो बोलता है कि अब उनको आज बताना चाहिए कि उनकी सरकार होते हुए 5 साल में जो नहीं हो सका हम करके बताएंगे। अशोक चौहान सर, प्रोफेसर सर, नमस्कार मैडम, एक क्वेश्चन करिए। आप अशोक चौहान सर, आपको देखा राष्ट्रीय मीडिया की प्रतिनिधि हमारा महाराष्ट्र को दी कंपैरिजन होता है आपकी महासरकार, और सिर्फ आप चाहे तो जवाब न दें, लेकिन जानना चाहेंगे कि वहाँ के गृह 100 करोड़ रुपए की वसूली की बात जी मैं जवाब जरूर दूंगा, मैं क्यों नहीं दूंगा, बिल्कुल जवाब दूंगा, कोई इशू नहीं है। मुझे लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आसाम ये भी सवाल जरूर दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम। ऐसा है कि ये पहला सवाल पहले मुझे लगा पहला आएगा, तो लेट आया अगला सवाल ये। तो इशू ऐसा है कि हमारी गठबंधन सरकार है, एलिगेशंस होना और एलिगेशंस प्रूव होना इसमें बहुत फर्क है। किसी ने एलिगेशंस किया है, एलिगेशन किए हैं, वो एनसीपी के हमारे मिनिस्टर हैं, ठीक है, हमारी सरकार में हम सब तीनों पार्टीज मिलके काम करते हैं। इनके ऊपर जो भी इन्होंने एलिगेशंस किए हैं, दे आर येट टू बी प्रूव। बोलना बाद उनका तबादला हुआ है, तबादला होने के बाद में कोई एलिगेशंस हुए हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है। उन्होंने कहा कि हम ओपन फॉर इंक्वायरी, अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में भी मामला दर्ज हुआ है, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। वी हैव नेवर सेड दैट वी हैव, उन्होंने शरद पवार जी ने बयान बड़ा क्लियर किया है कि इनके बारे में ये जो उनका विचार आया है, उनकी तबादला होने के पहले अगर करते तो मैं समझ सकता था, जब वो मुंबई के सीपी थे तब करते समझ सकता था, जब उनको हटाया गया है तो ट्रांसफर होने के बाद में ये कुछ सवाल उन्होंने सामने रखे हैं, तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। जी जी हाँ, होता हर पार्टी का अपनी भूमिका रहती है, शायद एनसीपी की भूमिका है, वो रुके हैं कि इसमें सच्चाई जब सामने आए तो फैसला करेंगे। मैं प्रोफेसर बल्लभ सर से भी जानना चाहूंगा, मामा का आशय क्या है कि हमारे यहाँ दो मामा पूरा असम जानता है कि गुजराती मामा कौन है, पूरा असम जानता है कि गुजराती मामा किससे इंस्ट्रक्शंस ले रहा, पूरा असम जानता है कि नाचने गाने के कार्यक्रमों में कौन व्यस्त रहता है, और आपको भी पता है, वो भी मुझे अच्छे से पता है। मामा की बात है, आपको शायद पता हो, यहाँ तो मामा है। मराठी में एक कहावत है, कामापुरती मामा। मराठी में मैं मराठी मुंबई से आया हूं, तो मराठी में कहते कि कामापुरती मामा, काम के लिए मामा, ऐसा ही बोलते हैं, वैसा कुछ बिल। हाँ, उन मामा जो यहाँ के मामा है वो यहाँ के मामा नहीं है, वो गुजराती मामा है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन 2 गुजरात के लोगों से लेते हैं। वो उन 2 लोगों से इंस्ट्रक्शन लेके आसाम की सरकार चलाना चाहते हैं। ये जो सरकार चली है पिछले 4.5-5 साल में, वो नॉट बाय द पीपुल ऑफ असम एंड नॉट फॉर द पीपुल ऑफ असम, दैट इज बाय द 2 गुजराती पीपुल फॉर दोज 2 गुजराती पीपुल। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग दिस इज गुजराती मामा। और वही मामा, ये उनका 2 ही काम है, या तो समय मिलता है तो उनसे इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। अब वो इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं आपको मैंने बताया, वो कहते हैं ब्रह्मपुत्र का फ्लड रोकने के लिए तालाब बनाओगे। अब आप बताइए साथियों, ब्रह्मपुत्रा को उनको दिखाओ एक बार, ब्रह्मपुत्रा ले जाकर कि ये ब्रह्मपुत्र है, इसकी बाढ़ को रोकने के लिए तालाब बनेंगे क्या भाई? ये उनकी सोच है। इसका मतलब उनकी सोच आसाम से कहीं परिलक्षित ही नहीं होती है। ब्रह्मपुत्रा में जब बाढ़ आती है ना, तो सुनामी से भी भयंकर बाढ़ आती है। उनको पता ही नहीं यहाँ की क्या समस्या, वो कहते तालाब बनाएंगे।
अब ये इसी कारण से तो ये हुआ कि जो आसाम जहां पर बेरोजगारी की दर 1% से कम थी 2016 में, आज वो 6.5%, 6 गुना बढ़ा बेरोजगारी की दर। क्यों? क्योंकि गुजराती मामा वहां से बाय द एंड फॉर द टू पीपुल, इट इज नॉट द गवर्नमेंट इज फॉर द पीपुल ऑफ असम। वेयर एज मैंने आपको कई बार आपके सवाल के संदर्भ में 1-2 दिन पहले एक जवाब में भी बोला था कि हमारा जो ये मैनिफेस्टो बना है ये बाय द पीपुल ऑफ असम बना, फॉर द पीपुल ऑफ असम बना। इसमें एक एक चीज का कारण है, उनकी नीड्स को एड्रेस करने का काम किया गया। जैसे मैंने आपको बताया टी ट्राइब्स का इश्यू था, हमने जो ही उनकी मांग आई कमिटी बना दी और कमिटी में सारे ट्राइब्स के लोगों को उसमें स्थान देके यहां के मुद्दे, यहां के इश्यूज यही रिजॉल्व होंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे रिजॉल्व होने। दैट इज द डिफरेंस ऑफ गवर्नेंस विच वी आर गोइंग टू गिव फ्रॉम 2nd May, एंड दैट इज द डिफरेंस इन द गवर्नेंस विच असम वाज हैविंग फॉर लास्ट 5 years. That is the difference. For the people of Assam and by the people of Assam, this government which is currently running, unfortunately, is not for the people of Assam, for the two people and by the two people, and you know their names. आपने जो कहा सुबह जुमला पर जी जुमला पर आपने बात की, जुमला पर जो बीजेपी की मैनिफेस्टो तैयार है, आपने जुमला पर संज्ञा दी, इसमें ये बात है, जैसे जॉब्स की बात की गई है, जुमला पर बीजेपी की मैनिफेस्टो है, जेपी नड्डा के हाथों द्वारा 5 साल होटल में इसकी होती है, इसमें कहा गया कि पहले 2 लाख जॉब्स गवर्नमेंट सेक्टर 20 मार्च तक 1 लाख और फिर अगले साल 1 लाख और 8 लाख लोगों को प्राइवेट सेक्टर में, और प्रत्येक वर्ष 2 लाख बेरोजगारों को स्वयं योजना के तहत रोजगार देंगे। अगर आप हिसाब करें तो आपको 5 लाख की गारंटी की अगर तुलना करें तो 25 लाख के आसपास 4-5 लाख रोजगार दूसरा उन्होंने कहा है इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। इनका कहना है कि we will pursue strongly the appeal before the Honorable Supreme Court of India to ensure the correction and reconciliation